जब सारे कार्ड आसमान से गिरकर पूरी दुनिया में फैल गए और हर कोई अफरा तफरी में था, तब मैं लगातार खजाना इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि इसके बाद खून की गेंदों की बारिश आने वाली है। उस समय अनगिनत इंसान जैसे दिखने वाले खून से सने प्राणी बाहर निकलेंगे और दुनिया के सारे खाने के संसाधन और बाकी चीजें अपनी असली उपयोगिता खो देंगी। अगर आखिर तक जिंदा रहना है तो सिर्फ कार्ड से मिलने वाले संसाधन और टैलेंट स्किल्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। और एक रीबर्थ होने के कारण मुझे यह भी पता था कि आज रात ठीक 12 बजे पहली खेप कार्ड्स की गिरेगी। इसलिए मैं तुरंत घर से बाहर निकलकर तैयार हो गया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, आसमान से अजीब सी आवाज आई और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह पहले जैसी बारिश नहीं थी, क्योंकि अब पानी की जगह ताश के पत्तों के आकार के कार्ड्स गिर रहे थे। पास के लोग अपने घरों से बाहर निकलकर हैरानी से इन कार्ड्स को देख रहे थे और मैं बिना रुके पागलों की तरह हर रंग के कार्ड को बैग में भरता जा रहा था, क्योंकि यह सभी बेहद जरूरी रणनीतिक संसाधन थे जो इस खतरनाक दुनिया में जिंदा रहने की संभावना बढ़ा सकते थे। तभी मुझे एक ऐसा कार्ड दिखा जो 5-6 रंगों की चमक से चमक रहा था। यह एक लेजेंडरी कार्ड था। मैं तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसे पकड़कर अपनी हथेली में रख लिया। कुछ देर बाद कार्ड्स की बारिश रुक गई। लगभग 1 घंटे में मैंने 13 बैग पूरी तरह कार्ड्स से भर दिए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ जितना खजाना जमा हो गया हो। लेकिन अब ज्यादा लोग भी बाहर निकलकर कार्ड्स इकट्ठा करने लगे थे, इसलिए ध्यान से बचने के लिए मैं तुरंत वहां से निकलकर एक ऐसे होटल में चला गया जो सुबह से पहले ही बंद हो चुका था, क्योंकि यह कार्ड्स सिर्फ रात में ही गिरते हैं और सूरज निकलते ही रुक जाते हैं। मैं बिस्तर पर लेट गया और गहरी सांस लेते हुए सो गया। अगली सुबह ठीक 8 बजे आसमान अचानक काला हो गया और हजारों खून की गेंदें आसमान से गिरने लगी, जिनसे अनगिनत खून से सने इंसान जैसे प्राणी बाहर निकलने लगे। यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद मैंने 2 रंगीन कार्ड निकाले और एक को पलटा। उसमें लिखा था सुपर रिकवरी, यानी शरीर को ऐसी क्षमता मिलती है जिससे घाव बहुत तेजी से खुद ही ठीक हो जाते हैं। मैंने बिना देर किए उस कार्ड को फाड़ दिया और तुरंत पूरे शरीर में गर्मी फैल गई और ताकत महसूस होने लगी। फिर मैंने दूसरा लेजेंडरी कार्ड खोला। उसमें लिखा था सेफ हाउस, 200 वर्ग मीटर की जमीन, एक दरवाजा और एक खिड़की के साथ, और उसमें ऐसा डिफेंस बैरियर होगा जो परमाणु हमले तक को झेल सकता है। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी कि उसे कहीं ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने उसे अभी इस्तेमाल नहीं किया और संभाल कर रख लिया। इसके बाद मैंने 10 गोल्ड कार्ड्स निकाले जो काफी अच्छी क्वालिटी के थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और एक नीले कपड़े पहनी लड़की अंदर गिर पड़ी। उसके पीछे 3 खून के प्राणी थे और वह डर के मारे मदद मांग रही थी। मैंने तुरंत उसे बचाया और फिर उससे कहा कि मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ क्या? वह मेरे साथ टीम बनाना चाहती है। उसे सिर्फ कार्ड्स को अलग करना होगा और मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। बाहर का माहौल बहुत खतरनाक है। लड़की ने मेरी बात मान ली। उसका नाम लिन वानर था। उसने तुरंत कार्ड्स खोलकर उन्हें अलग करना शुरू कर दिया। अगले ही पल उसने एक कार्ड फाड़ा और उसके हाथ में पानी की एक बोतल आ गई। वह हैरान रह गई और बोली, ये तो कमाल है। फिर उसने पानी पिया और काम जारी रखा। दोपहर 12 बजे हमने खिड़की से बाहर देखा तो एक टीम नजर आई जिसमें 10 से ज्यादा लोग थे। सबके पास हथियार थे और वे उन खून के प्राणियों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ताकत कम थी और वे करीब आए बिना ही मारे गए। लिन वानर उन्हें देखकर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वह टीम होटल में आ गई और उनका लीडर जो वेन था। उसने लिन वानर को पहचान लिया और मुझसे पूछा कि मेरे पास कितने कार्ड हैं। मैंने अपने कपड़ों से कई सिल्वर कार्ड निकाले। यह देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं और जो वेन के मन में लालच आ गया। उसने कहा कि इतने कार्ड अकेले रखने का कोई फायदा नहीं, उन्हें हमें दे दो, हम तुम्हारे लिए संभाल लेंगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंदाजा लगाओ कि मैं इन्हें खुद क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैंने एक मुक्का मारा और उसका सिर फोड़ दिया। वह वहीं गिर गया और मर गया। सब लोग दंग रह गए, क्योंकि उसके पास भी सिल्वर टैलेंट था, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का मौका भी नहीं मिला। फिर मैंने एक गोल्ड कार्ड फाड़ा और मेरे हाथ में एक तेज काला चाकू आ गया। मैंने बाकी लोगों से कहा, अब तुम्हारी बारी है। वे डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने किसी को नहीं छोड़ा। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। पूरे 2 मिनट भी नहीं लगे। लिन वानर यह सब देखकर डर से कांपने लगी और जमीन पर बैठ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसा शांत दिखने वाला इंसान इतना निर्दयी हो सकता है। मैंने उसे कहा कि लाशों से कार्ड्स निकाल कर मुझे दे। वह रोते हुए माफी मांगने लगी, लेकिन मैंने कहा, काम करते रहो। अगर मैंने तुम्हें दोष दिया होता तो तुम्हें भी मार देता, क्योंकि यह दुनिया अभी शुरू ही हुई है और बहुत कम लोग इतने जल्दी ढल पाते हैं। अगले कुछ घंटों में कई टीमें वहां से गुजरी, लेकिन लिन वानर अब समझदार हो चुकी थी और चुप रही। शाम होने लगी और अंधेरा छाने लगा। तब मैंने उसे 5 सिल्वर कार्ड दिए और कहा कि बाहर जाने से पहले इन्हें इस्तेमाल कर लो। उसने कार्ड्स खोले और देखा कि ये सभी सपोर्ट स्किल्स हैं। वह समझ नहीं पाई कि मैंने उसे इतने समय तक क्यों देखने दिया। तब मैंने कहा कि मैं उसे एक टूल की तरह तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि टूल स्किल्स न सिर्फ दूसरों को मजबूत बनाती है बल्कि खुद की सुरक्षा भी देती है। और अगर कोई टीम उसे पकड़ भी ले तो वे उसे तुरंत नहीं मारेंगे। अगर वह यह नहीं चाहती तो मैं उसे फाइटिंग टैलेंट दे सकता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह उन खून के प्राणियों से लड़ना नहीं चाहती थी। फिर उसने पूछा कि इतने सारे कार्ड्स का क्या करेंगे, तो मैंने एक गोल्ड कार्ड निकाला और सारे कार्ड्स को कार में ट्रांसफर कर दिया। फिर मैंने होटल के बाहर एक मध्यम आकार की कार बुला ली और हम वहां से निकल गए। रास्ते में उसने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर लंबे समय तक जिंदा रहना है तो लगातार संसाधन इकट्ठा करने होंगे और खुद को मजबूत बनाना होगा। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वह जानती है कि मैं रात में ही क्यों निकलता हूँ। तभी सामने एक विशाल दानव दिखाई दिया जो 2 से 3 मीटर ऊंचा था और वजन 500 पाउंड से ज्यादा था। उसकी आंखें बच्चे से भी बड़ी थी। मैंने तुरंत कार की लाइट बंद की, चाबी निकाली और एक हाथ में काला चाकू लेकर नीचे उतर गया। मैंने कहा कि ऐसे नाइट
दुश्मन से निपटने के कई तरीके हैं। सबसे आसान है दूर से स्नाइपर से मारना, लेकिन मैं अपनी असली ताकत आजमाना चाहता हूँ क्योंकि पास से लड़कर मारने पर ज्यादा इनाम मिलता है। यह मैंने पहले ही टेस्ट कर लिया है। जैसे ही हमारे बीच की दूरी 20 मीटर रह गई, उस दानव ने हमारी मौजूदगी महसूस कर ली और जोर से चिल्लाते हुए हमारी तरफ दौड़ा, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था और लगातार अपने चाकू से वार करता गया। एक के बाद एक हमला करते हुए बिना रुके लड़ाई शुरू हो गई। मैं फिर से चढ़कर लड़ना चाहता था, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ा, चाकू उठाया और सीधे हमला कर दिया। बहुत जल्द यह छोटा सा युद्ध खत्म हो गया और मुझे इनाम में सफेद कार्ड 9, हरे कार्ड 4, नीले कार्ड 2 और सिल्वर कार्ड 3 मिले। लेकिन इतनी मेहनत के बाद यह इनाम मुझे बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं लगा। मैं थोड़ा निराश था, लेकिन उस समय अभी सिर्फ शाम के 7 बजे थे और पूरी रात अभी बाकी थी, इसलिए मैंने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक मैंने जोर से ब्रेक मारा। लिन वानर समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत आगे आकर देखने लगी। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसका चेहरा डर और हैरानी से भर गया, क्योंकि लगभग 200 मीटर आगे एक 5 से 6 मीटर ऊंचा खून से सना विशाल दिल धड़क रहा था और उसके चारों तरफ सैकड़ों खून के टुकड़े बिना दिशा के हवा में तैर रहे थे। लिन वानर डर के मारे कांपते हुए बोली, ये क्या चीज है? मैंने शांत होकर कहा, ये एक ब्लड हार्ट है। लिन वानर ने मेरी तरफ देखा और घबराकर पूछा कि हम इससे कैसे निपटेंगे। मैंने आराम से ड्राइविंग सीट पर बैठकर उस विशाल दिल को ध्यान से देखना शुरू किया। असल में मेरा प्लान था कि मैं सीधा पूर्व की तरफ जाऊं और अगले शहर में अपने एक दोस्त को ढूंढूं, लेकिन अब प्लान बदलना ही था, क्योंकि इतना बड़ा ब्लड हार्ट चौराहे पर मिलना बहुत बड़ी किस्मत की बात थी और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इसका रिटर्न रेट सामान्य ब्लड हार्ट से लगभग 10 गुना ज्यादा होता है। लेकिन समस्या यह थी कि मुझे नहीं पता था कि यह पूरी तरह कब एक्टिव होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और कुछ घंटों बाद वहां घूम रहे खून से सने प्राणियों को जैसे कुछ महसूस हुआ और वे अचानक चौराहे के दाईं ओर तेजी से भागने लगे। अगले ही पल वहां से लगातार गोलियों की आवाजें आने लगी और वे प्राणी ऐसे गिरने लगे जैसे उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हों। मैंने दूरबीन निकाली और उससे पास से देखने लगा। वहां ब्लाइंड एरिया के आखिर में एक इंसानी टीम थी। वे सभी नीले कॉम्बैट यूनिफॉर्म और हैंडगन पहने हुए थे। तभी लिन वानियर की आवाज आई, क्या ब्लड स्टेन को लूट लिया जाएगा? मैंने दूरबीन नीचे रखी और सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। अभी इंसानों के लिए हाई लेवल ब्लड स्टेन को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है, खासकर इस तरह का जो बदसूरत होकर काला हो जाता है। अचानक हमला सिर्फ उन्हें मरने पर मजबूर करेगा, यह देखना भी मुश्किल है। तभी चौराहे की जिम्मेदारी संभाल रहा वांग फेंग, जो नहीं जानता कि वह मरने वाला है, राइफल लेकर ब्लड स्टार के पास आया और शिकायत करते हुए बोला, अरे ये तो सबसे बड़ा ब्लड स्टार है जो मैंने कभी देखा है। इसे मारने से जरूर बहुत सारे अच्छे कार्ड मिलेंगे। तभी महिला टीम मेंबर लियान ने उसे याद दिलाया, वांगे हमारे पास ज्यादा एम्यूनिशन कार्ड नहीं है, क्या सच में इसे इस ब्लड स्टार पर खर्च करोगे? गोलियों को बचाना होगा, चलो इसकी जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हुए वांग फेंक ने अपनी जेब से 1 दर्जन से ज्यादा हरे कार्ड निकाले। सबने साफ देखा कि वह क्या था। तभी लिन वेयर की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या वे जलाने वाली बोतलों से ब्लड स्टार को जलाना चाहते हैं? साधारण ब्लड स्टार पर तो यह तरीका काम करता है, लेकिन इस तरह के जो लौटने वाले हैं उन पर नहीं। यहाँ तक कि अगर विस्फोटक माइन भी हो तो उसे जोरदार तरीके से ही असर होगा। ये लोग अपनी जान देने वाले हैं। तभी मैंने देखा वांग फेंक और बाकी लोग उस विशाल ब्लड स्टार के चारों ओर सैकड़ों जलाने वाली बोतलें रख चुके थे। फिर वे थोड़ी दूरी पर हट गए और एक बोतल पर गोली चलाई। वह बोतल फटकर एक बड़े आग के गोले में बदल गई और तुरंत ही विशाल ब्लड स्टार को निगल गई। तभी एक साथी ने इशारा करते हुए कहा, कुछ गड़बड़ है वांग, देखो जलाने वाली बोतल उस पर असर नहीं कर रही, सिर्फ उसकी ऊपरी परत जली है। वांग फेंक चौंक गया। उसने देखा कि आग में घिरा ब्लड स्टार सिर्फ बाहर से काला हुआ है, पर कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अगले ही पल लियान का चेहरा बदल गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी गोल मशीन को चालू किया और चिल्लाई, बुरा हो गया, इतने सारे ब्लड स्कर आ गए हैं, हम गिर चुके हैं। जो ब्लड स्कर पहले चौराहे के आसपास थे वे सब अचानक उनकी ओर टूट पड़े। वांग फेंक की 7 लोगों की टीम को चारों तरफ से घेर लिया गया। तभी पीछे से अचानक हमला हुआ और गोलियां बरसने लगी। गोलियां ऐसे लग रही थीं जैसे खून को टुकड़ों में काट रही हों। चीखों के बीच एक पुरुष सदस्य जब गोली बदल रहा था तभी उसे पकड़ लिया गया और खींचकर ब्लड स्कर के झुंड में ले जाया गया, जहां उसे टुकड़ों में फाड़ दिया गया। बाकी बचे 6 लोग पागल हो गए और चिल्लाते हुए बोले, मेरे पीछे आओ। वांग फेंक ने सही दिशा चुनी और तुरंत एक सिल्वर कार्ड फाड़ दिया। फिर उसने तलवार लहराई जिसकी ताकत से 7-8 ब्लड स्कर तुरंत टुकड़ों में कट गए। इस तरह वांग फेंक को केंद्र बनाकर यह 6 लोगों की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर ब्लड स्कर के झुंड से निकल आई और यह सब देखकर मेरी आंखों में हल्के आंसू आ गए। चौराहे पर 4 रास्ते थे, तुम लोगों ने कोई और रास्ता क्यों नहीं चुना? सीधे मेरी तरफ ही क्यों आए? तभी उन्होंने हमें देख लिया और चिल्लाए, लिन वानियर दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। मैंने लिन वानियर से दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही वे 6 लोग कार में घुसे मैंने एक पैर से दरवाजा दबाया और कार को तेजी से आगे बढ़ाया। कार जैसे मिट्टी को धक्का देने वाली मशीन की तरह आसपास के दर्जनों ब्लड स्कर को कुचलते हुए रास्ता बनाती हुई उल्टी दिशा में निकल गई। हाँ हाँ हाँ, वांग फेंक जोर से हंसा और अपनी बची हुई जिंदगी का जश्न मनाने लगा। फिर उसने कार के अंदर देखा और तभी लिन वानियर जो खाली हाथ थी अचानक गिर गई। उसने हैरानी से पूछा, तुम लिन वानियर हो? लिन वानियर ने कहा, हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक जिंदा स्टार से मुलाकात होगी। दोस्त तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हें ये कार मिली है, कम से कम ये गोल्ड लेवल की है, सच में बहुत बढ़िया है। हमें बचाने के लिए धन्यवाद, क्यों ना हमें ये कार भी दे दो, तुम्हारे पास रखकर भी बेकार है। तभी लिन वानियर ने हाथ जोड़कर कहा, तुम एहसान का बदला ऐसे दोगे? वांग फेंक हंसकर बोला, ये दुनिया खत्म हो चुकी है, यहाँ किस तरह का एहसान और दुश्मनी की बात कर रही हो? बच्ची जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस नीचे उतर जाओ। तभी मैं जोर से हंसा और बोला, सब
कुछ मेरे कंट्रोल में है। तुम सच में अच्छे इंसान हो। वांग फेंग को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा, तुम क्या कह रहे हो? तभी ये बिंगजुन ने अचानक खंजर निकालकर उसका गला काट दिया। वांग फेंग की आंखें फटी रह गईं और वह नियंत्रण खो बैठा। अगले ही पल मैंने उसके हाथ में पिस्तौल पकड़वाई और उसने खुद ही सेफ्टी हटाकर गोली चला दी। 10 सेकंड से भी कम समय में कार के अंदर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर मैं तेजी से कार घुमाकर वापस उसी जगह की ओर ले गया। मैंने गहरी सांस ली और आह भरते हुए कहा कि फिर से खून बहाना पड़ेगा। आखिर यहाँ इतनी सारी लाशें पड़ी थीं कि सिर्फ 5 लोगों की टीम बिना दर्जनों लोगों की मदद के इन्हें साफ नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने ड्रोन निकाला और उन सभी लाशों पर पेट्रोल छिड़कना शुरू किया। फिर उसी ड्रोन से जलाने वाली बोतलें लाशों के बीच फेंकी। जैसे ही एक बोतल फटी, नीचे का पूरा इलाका आग के समंदर में बदल गया और हजारों लाशें उसी आग में जलकर खत्म हो गईं। इसके बाद मैंने कार में पड़ी सारी लाशों को भी उठाकर ब्लड स्टार के पास फेंक दिया। करीब 5 मिनट बाद अचानक एक एक करके हाथ बाहर निकलने लगे और वे 6 लाशों और एक खोपड़ी में फंस गए। यही असल में ब्लड स्टार की जड़ थी। वह इंसानी मांस को सोखकर खुद को दोबारा सक्रिय करता है। जैसे ही उसने उन 6 लाशों को सोखा, कमजोर ब्लड स्टार अचानक तड़पने और मरोड़ खाने लगा। उसके शरीर से एक अजीब और रहस्यमयी गैस निकलने लगी जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। साफ था कि वह अब बदलने वाला है। ये देखकर मैं उत्साहित होकर उछलने ही वाला था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और मेरा चेहरा फिर भी गंभीर बना रहा। तभी लिन वेयर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उसके बदलने के बाद वह और ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाएगा? मैंने सिर हिलाकर कहा, बदलने के बाद ब्लड स्टार बहुत ही खतरनाक और बेहद ताकतवर हो जाता है। अभी तक कोई भी अकेले ब्लैक हार्ट को निकाल नहीं पाया है, लेकिन उसके बदलने की प्रक्रिया के दौरान वह अपनी सारी ऊर्जा अपने कोर में खींच लेता है ताकि परिवर्तन पूरा हो सके। इसका मतलब है कि इस समय वह सबसे ज्यादा कमजोर होता है। उसकी रक्षा क्षमता एक सामान्य ब्लड स्टार से भी कम हो जाती है और यही उसे खत्म करने का सबसे सही मौका होता है। इतना कहते ही मैं चाकू लेकर सीधे ब्लड स्टार की तरफ बढ़ गया। काले चाकू ने बहुत आसानी से उसका बाहरी खोल काट दिया। अंदर कोई इंसान नहीं था, बल्कि ऊपर से नीचे तक अनियमित तरीके से सैकड़ों अजीब संरचनाएं सजी हुई थीं, जो तैरती हुई चीजों जैसी लग रही थीं। फिर मैं उसके दिल वाले हिस्से की ओर बढ़ा और जल्द ही गहराई में वह दिल दिखाई दिया, जो हवा में लटका हुआ धीरे धीरे काला हो रहा था। जैसे ही वह दिल पूरी तरह काला हुआ, मैंने बिना एक पल गंवाए चाकू से उसे काट लिया और तुरंत बिना पीछे देखे कार की तरफ भागा। इस समय कार के अंदर लिन वेयर का चेहरा पूरी तरह जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने पूछा, क्या ये ब्लैक हार्ट है? मैंने सिर हिलाया और उस ब्लैक हार्ट को मेज पर रख दिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, यही ब्लैक हार्ट है। यह इस दुनिया के अंत का सबसे कीमती रिसोर्स है। जैसे ही मैंने उसे काटा, वह अचानक राख में बदल गया और जहाँ वह था वहाँ अब 10 से ज्यादा कार्ड दिखाई देने लगे। मैंने अपने हाथ रगड़े और एक एक करके उन कार्ड को देखने लगा। कुल मिलाकर 2 अलग कार्ड थे और 6 गोल्ड कार्ड थे। 6 गोल्ड कार्ड में से फूड कार्ड और बायोलॉजिस्ट कार्ड के अलावा बाकी किसी काम के नहीं थे, लेकिन बाकी 4 कार्ड को हाई क्वालिटी T0 टैलेंट कहा जा सकता है। फिर मैंने एक कार्ड खोला और ऊपर लिखा, डिस्क्रिप्शन पढ़ा, टैलेंट प्रिलिमिनरी नंबर। ये मालिक को स्पिरिट कंट्रोल करने की एबिलिटी देता है। इसकी यूज कंडीशन है 8 वेन्स खोलना। ये एक बेहद रेयर टैलेंट है, लेकिन इसकी कंडीशन काफी कठिन है, इसलिए मैंने उसे रख लिया। और दूसरा प्रिलिमिनरी कार्ड खोला। जैसे ही मैंने उसका कंटेंट देखा, मैं हंसे बिना नहीं रह सका। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्टिव ब्रेसलेट। जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, मैं मर नहीं सकता। ये वही इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट था जिसका मैंने पहले इस्तेमाल किया था। इसे चार्ज करने के लिए सिल्वर कार्ड बैटरी की जरूरत होती है और पूरी तरह चार्ज होने के बाद यह 3 फेटल अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। इसका मतलब है कि यह सामने वाले के अटैक को अपनी लिमिट तक रोक सकता है, लेकिन अगर अटैक इसकी प्रोटेक्शन से ज्यादा हुआ तो यह बेकार हो जाएगा। यानी यह एक तरह का पैसिव सुपर प्रोटेक्शन है। मैंने तुरंत उस ब्रेसलेट को कार्ड से निकालकर अपनी कलाई में पहन लिया और टैक्टिकल वेस्ट से 3 सिल्वर बैटरी कार्ड्स निकालकर उसे चार्ज किया। जैसे ही ब्रेसलेट के तीनों ग्रीन एनर्जी बार्स भर गए, मुझे एक मजबूत सिक्योरिटी फीलिंग महसूस हुई। इसके बाद मैंने पिस्टल लिन वॉन को दी और अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे शूट करो। लिन वॉन का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं सिर्फ इसकी डिफेंस एबिलिटी टेस्ट करना चाहता हूँ, अपनी जान से मजाक नहीं कर रहा हूँ। तब उसने मजबूरी में दांत भींचकर ट्रिगर दबाया। जैसे ही बुलेट मेरे माथे के पास पहुंची, वह एक अदृश्य लेयर में अब्सॉर्ब हो गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसी समय ब्रेसलेट का एक एनर्जी बार कम हो गया। मैंने तभी देखा कि लिन वॉन का चेहरा सिर्फ शॉक्ड ही नहीं बल्कि दर्द से भी भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद मैं हंस पड़ा। असल में पिस्टल का रिकॉइल बहुत ज्यादा था, जिससे उसकी कलाई जोर से झटके में आ गई थी। मैंने उसे बैठाया, खाना दिया और उसकी कलाई को संभालने में मदद की। फिर कहा, यह हथियार तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम बो और एरो इस्तेमाल करो। लिन वॉन ने धीरे से अपनी कलाई सहलाई और बोली, मैकेनिकल बो, मैंने शूटिंग के समय थोड़ी प्रैक्टिस की थी। क्या सच में है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे पास और भी हैं। फिर मैंने सिल्वर कार्ड्स निकाले जिनमें कुल 6 मैकेनिकल बोस थे। उनकी फंक्शन और पावर बिल्कुल एक जैसी थी, फर्क सिर्फ उनके कलर का था। बिना किसी हेजिटेशन के लिन वॉन ने पिंक कलर वाला मैकेनिकल बो चुन लिया। तुम्हें पिंक कलर जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा लगेगा, ये साफ दिख रहा है। फिर मैंने दूर लगे केबल पोल की तरफ इशारा किया और कहा, उस केबल पोल को एम करो और इसकी ताकत देखो।